हेलो एवरीवन, मनीष सर फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 2 है जो हमने 11th क्लास का मैं बनाने जा रहा हूँ। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 खत्म किया था जिसमें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग था। अकाउंटिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है, बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या होती है और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे वो सारे के सारे हमने कवर किए। तो आज जो है चैप्टर नंबर 2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये मान के चलिए कि ये बिजनेस की लैंग्वेज है। जितने भी हमें प्रैक्टिकल चैप्टर्स करने हैं, जब तक हमें ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा हम आगे के प्रैक्टिकल चैप्टर्स नहीं कर सकते। तो नाउ लेट्स बिगिन विद अकाउंटिंग वर्ड्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होती क्या है, इनका क्या महत्व होता है अकाउंट्स के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बात ये समझनी बहुत जरूरी है कि अकाउंटिंग टर्म्स बिजनेस की लैंग्वेज होती है, अकाउंट्स की लैंग्वेज है। तो अकाउंट्स की लैंग्वेज को जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक हमें आगे के जो चैप्टर्स है, प्रैक्टिकल चैप्टर्स है, हम उनको नहीं कर पाएंगे। तो अकाउंट्स के प्रैक्टिकल चैप्टर्स करने के लिए उसकी जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होती है, जो उसकी लैंग्वेज है, वो हमें पता होनी बहुत जरूरी है। तो वन बाय वन आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो बेसिक अकाउंटिंग वर्ड्स के अंदर सबसे पहला जो वर्ड्स है हमारा वो एंटिटी है। एंटिटी वर्ड का मतलब होता है क्या है? एंटिटी वर्ड का मतलब होता है कि जो भी हमारी बिजनेस यूनिट है, जो भी हमारा बिजनेस है, उसका जो एग्जिस्टेंस है बाहर, उसको हम एंटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री क्या है? एक बिजनेस एंटिटी है। हीरो होंडा, एचडीएफसी बैंक, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, अदानी ग्रुप की कंपनीज हैं, जितनी भी कंपनियां, जिन बिजनेसेस को भी आप जानते हो उनके नाम से जानते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो बिजनेस हाउसेज हैं जिनके नाम है टाटा मोटर, टाटा स्टील, ये सारी की सारी बिजनेस एंटिटी है, एक आर्टिफिशियल पर्सन। तो एंटिटी का मतलब होता है कि जो भी है, इट्स लाइक सुपर बाजार, ज्वेलर, आईटीसी लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, अशोक लेलैंड, ये जितने भी नाम होते हैं ये एंटिटी होती हैं। तो एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस का नाम। बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसको हम उसके स्पेसिफिक नाम से बुलाते हैं। आई होप कि ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड हम चलते हैं ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है लेन देन। जो भी हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं बिजनेस में, कहीं से पैसा आ रहा है, कहीं पैसा जा रहा है, जो भी आ रहा है, जो भी जा रहा है, वो सब ट्रांजैक्शंस है, लेन देन है, टू साइडेड है। उनको हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। जैसा कि हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में पढ़ा था, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग। तो हम क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं वहां पर? सबसे पहले जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन है, हमें मालूम भी तो होना चाहिए ना कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है। तो ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो लेन देन होते हैं, दो लोगों के बीच में होते हैं, दो पार्टीज उनमें इन्वॉल्व होती है। इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू एंड मोर एंटिटीज, दो या दो से ज्यादा। जनरली तो मान के चलते हैं समझाने के लिए या समझने के लिए, ये दो लोगों के बीच की ये एक बात है, दो लोगों के बीच का एक ट्रांजैक्शन है, लेन देन है। इट कैन बी परचेज ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ मनी, पेमेंट टू क्रेडिटर, इनकरिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। इट कैन बी कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट, कुछ भी हो सकता है। आप किसी से उधार में भी खरीद सकते हो, उधार में बेच भी सकते हो, कैश में भी खरीद सकते हो, कैश में बेच भी सकते हो। तो ट्रांजैक्शन का सिंपल मतलब है लेन देन। जो भी बिजनेस में हम लेन देन कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं, कैश पेड कर रहे हैं, एवरीथिंग इंक्लूडेड होता है ट्रांजैक्शंस के अंदर। तो ट्रांजैक्शन ऑलवेज टू साइडेड होते हैं और उनके अंदर मनी वैल्यू होती है। नाउ नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है एसेट्स। एसेट्स भाई सीधी सी बात है, ये एसेट्स होते क्या हैं? जनरली ये सवाल जब आता है तो हमारे दिमाग में ये विचार आता है कि एसेट्स का मतलब सर कुछ प्रॉपर्टी होगी, कुछ कुछ ऐसा ही लगता है कि सर एसेट का मतलब कुछ प्रॉपर्टी होता है। बात वो बिल्कुल सही है, ये प्रॉपर्टीज होती है, बट अकाउंट्स के अंदर एसेट्स का एक ब्रॉडर सेंस होता है, एक ब्रॉडर मतलब होता है। एसेट्स बिजनेस में दो तरीके की होती हैं, एक करंट एसेट्स होती है हमारे पास और एक नॉन करंट एसेट्स होती है। तो करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो भी हम बात करेंगे। तो एसेट्स बेसिकली क्या है? Assets are economic resources of an enterprise that can be useful expressed in monetary terms. Assets are items of value used by the business in its operation. तो asset basically होती क्या? It's like property होती है, एक value होती है जो business के अंदर use होती है, monetary terms होती है, बिना इसके business नहीं हो सकता, ये बात हमें मान के चलनी पड़ेगी। और asset basically दो तरीके की होती हैं, करंट एसेट्स होती हैं, नॉन करंट एसेट्स होती हैं। तो दोनों को हमें अभी अब डिफरेंस समझेंगे, करंट और नॉन करंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या इन दोनों का यूज होता है। तो एसेट्स बेसिकली एक वैल्यू है, एक प्रॉपर्टी है, एक जिसके बेसिस को जिसके बिना हम बिजनेस कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली स्टेटेड है, हमने ट्रक खरीदा है, हमने मशीन खरीदी है,
ये सारी की सारी हमारी एसेट्स होती है। हमने बिल्डिंग खरीदी है, हमने फर्नीचर खरीदा है, दे ऑल आर एसेट्स। तो एक मनी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। और एसेट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि उसको एसेट्स को यदि हमें कंप्लीटली जानना है तो सबसे पहले हमें दोनों से उसके पार्ट है, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट, दोनों को हमें समझना होगा। तो एसेट्स का डिवाइडेशन है करंट नॉन करंट में और करंट एसेट्स में। तो सबसे पहले हम करंट एसेट्स से शुरुआत करते हैं कि करंट एसेट्स होती क्या है, इनका क्या मतलब होता है। करंट एसेट्स बेसिकली दोज एसेट व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी विद इन ईयर। वो सारी एसेट जिनको हम पैसे में, कैश में कन्वर्ट कर देते हैं एक साल के अंदर अंदर। मतलब इनका रिलेशन किससे है, 1 ईयर। ये किससे रिलेशन है इनका, 1 ईयर से। 1 ईयर के अंदर अंदर इनकी वैल्यूज में क्या होता है, चेंज होता है, ये कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो बिजनेस में वो सारी की सारी एसेट्स जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, उनको हम करंट एसेट्स कहते हैं, या जिनकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती है विद इन 1 ईयर, एक साल के भीतर। तो ये ध्यान रखना है कि एक साल के अंदर जिनकी वैल्यूज में, जिनको हम करंट कैश में कन्वर्ट कर देते हैं या जिनकी वैल्यू में चेंजेस होता है, दे ऑल आर करंट एसेट, वो सभी की सभी करंट एसेट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम फर्स्ट वर्ड उठाते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या हम कैश या बैंक भी लिख सकते हैं। मैं अपनी तरफ से भी कुछ चीजें इसमें ऐड कर देता हूं। तो जैसे करंट एसेट्स के लिए कैश हो गया और बैंक हो गया, दोनों ही हमारी करंट एसेट्स है। उसका रीजन क्या है, करंट एसेट्स होने का रीजन क्या है, करंट एसेट्स होने का रीजन उनका ये है क्योंकि कैश और बैंक तो आपके पास लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं। यदि हमारे ऑफिस के अंदर कैश इन हैंड, मान लीजिए मेरे ऑफिस के अंदर कैश पड़ा हुआ है, कैश इन हैंड, और कैश एट बैंक है, इसको दोबारा से लिख देता हूं मैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। एक बिजनेसमैन को दोनों चीजों की जरूरत होती है, उसको ऑफिस में कैश भी चाहिए होता है और उसको बैंक में भी कैश का बैलेंस चाहिए होता है, जिसको हम बैंक बैलेंस कहते हैं। अब आपको क्या लगता है, यदि आज मेरे पास 50,000 रुपए ऑफिस में पड़ा हुआ है और 1 लाख मेरा बैंक में, तो क्या एक साल तक इनकी वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं होगा, कोई फ्लक्चुएशन ही नहीं होगा? ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। कैश और बैंक तो बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट होता है, किसी के पास पैसा चला जाएगा, कहीं से हमारे पैसा आ जाएगा, किसी को आप बैंक से चेक काट के दोगे, किसी का चेक आपको मिलेगा। तो वो जो आपके वैल्यूज हैं, आपको दिमाग में इस बात को सोचना है कि ये वैल्यूज में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो परिवर्तन तो डेली, डे टू डे बेसिस के ऊपर होता है, बट हमारे पास फिर भी 1 साल का समय है। तो 1 साल का समय बहुत लंबा समय होता है, इनकी वैल्यूज में चेंज होता रहता है, कैश और बैंक की वैल्यूज फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है, इसलिए हम इनको करंट एसेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को हम स्टॉक भी कह सकते हैं, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक भी होता है। अब जो इन्वेंट्रीज होती है, जो स्टॉक होता है, वो 3 तरीके का होता है। स्टॉक को यदि हम ध्यान रखें यहाँ पर, यदि मुझे बताना हो आपको, तो जो स्टॉक है वो 3 तरीके का स्टॉक हमारे पास होता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है, वर्क इन प्रोग्रेस, वो स्टॉक जो अभी प्रोग्रेस में है, जो कभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और एक स्टॉक होता है हमारे पास फिनिश गुड्स। 3 तरीके का स्टॉक होता है, रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक होता है और फिनिश गुड्स का स्टॉक होता है। ये 3 तरीके के स्टॉक होते हैं और इनके अंदर जो चेंजेस होता है, क्या आप ये सोच सकते हो कि जो स्टॉक्स हमारे पास होते हैं उनमें चेंज ही नहीं होगा? भाई आपके पास रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन के अंदर जाएगा, वो कंप्लीट गुड्स में कन्वर्ट होगा। तो रॉ मटेरियल का जो स्टॉक ऐसा तो नहीं है ना कि वो स्टॉक 1 साल तक वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। यदि वो नहीं चेंज हो रहा तो दैट मींस आपके बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, क्योंकि किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, उत्पादन करने के लिए आपको स्टॉक चाहिए होगा। तो यदि उनकी वैल्यूज में चेंज नहीं हो रहा तो दैट मींस क्या है, दैट मींस बिजनेस, आपके बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा, प्रोसेस जो है वो स्टॉप है। तो ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। कोई भी बिजनेस हो उसमें जो रॉ मटेरियल होता है उसका स्टॉक आपका यूज होता रहेगा, नया स्टॉक आता रहेगा, तो उसकी वैल्यू में कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। ऐसी वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है, बेसिकली वर्क इन प्रोग्रेस को हम ये मान के चलते हैं ये इनकम्प्लीट गुड्स होते हैं, यू नो। मतलब कुछ स्टॉक ऐसा होता है कि क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन जब किसी भी चीज का होता है तो उसका एक प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में शूज बन रहे हैं, तो शूज बनने का भी एक प्रोसेस होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से होता हुआ निकलता हुआ जाता है। कार बनती है किसी भी फैक्ट्री के अंदर, तो वो बनने के लिए उसके डिफरेंट डिफरेंट जगह पे उसका प्रोसेस होता है। तो ऐसा नहीं होता कि कार एक ही जगह पे बन जाती है, या फिर एक शूज जो होता है वो एक ही जगह पे उसका प्रोडक्शन हो जाता है। तो उसकी सिलाई कहीं और होगी, उसके
लेसेस कहीं ऊपर और डाले जाएंगे, शोल और कहीं लगाया जाएगा, मतलब काफी सारा एक पूरा का पूरा काम जो है वो कई पार्टों में किया जाता है। तो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है इनकम्प्लीट, मतलब आपके इनकम्प्लीट गुड्स है, प्रोग्रेस है, अभी चल रहा है, मतलब जल्दी वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो भी एक स्टॉक हमारे पास होता है। एंड फाइनली फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स मीन्स रेडी टू कंज्यूम, ये वो गुड्स है जो आप बिल्कुल रेडी है कंज्यूम करने के लिए। फिनिश गुड्स का स्टॉक वो स्टॉक होता है जो बिल्कुल रेडी टू कंज्यूम है, रेडी टू यूज्ड है, तो जो कस्टमर के पास जाता है। तो जैसे एज ए कस्टमर आप कोई भी चीज घर में लेके आते हैं, तो वो प्रोडक्ट जब आप लेके आते हैं तो फिनिश गुड्स होता है, क्योंकि डायरेक्टली आप उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये तीनों तरीके के जो स्टॉक्स होते हैं, इनमें जो चेंजेस होते हैं विद इन 1 ईयर होते रहते हैं। आप आपने फिनिश गुड्स बना लिया है तो आपके गोडाउन से गुड्स बाहर मार्केट में सेल होने के लिए चले जाएंगे, फिर नए गुड्स आप बना के वहां पर रखोगे, तो ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहता है। ऐसा तो नहीं है ना कि उत्पादन करने के बाद वो गुड्स वैसे के वैसे फिनिश गुड्स आपकी फैक्ट्री में पड़े रहेंगे या गोडाउन में पड़े रहेंगे, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो प्रोडक्शन के अंदर तो ये चीजें कॉन्टिन्यूसली होती रहेंगी। और मैंने करंट एसेट्स का रिलेशन आपको क्या बताया, 1 ईयर से बताया कि 1 ईयर में चेंजेस होना चाहिए, तो ये क्वालिफाई हो रहा है, 1 ईयर में चेंजेस हो रहा है इसके अंदर, तो सिंपल सी बात है जब 1 ईयर में चेंजेस हो रहा है तो ये क्या होगी, करंट एसेट्स होगी। तो सिंपल सी बात अपने दिमाग में रखनी है कि वो सभी एसेट जिनमें चेंजेस विद इन 1 ईयर हो जाता है, जो ऑपरेटिंग साइकिल हमारा 12 महीने का होता है, उसमें यदि चेंजेस उसकी वैल्यूज में हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो दैट मींस वो करंट एसेट्स है। तो ये हमारी इन्वेंट्री होगी। फिर हमारे पास आता है थर्ड नंबर पे ट्रेड रिसीवेबल। ये ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीजें आती हैं। एक तो इसके अंदर आते हैं हमारे डेटर, और एक हमारे पास आते हैं इसमें बिल्स रिसीवेबल। 2 वर्ड यहां पर इसमें आते हैं, ये दोनों के दोनों हमारे कस्टमर्स होते हैं, क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं जिनको आप उधार में बेचते हो। तो डेटर कौन होते हैं, क्रेडिट कस्टमर, जिनको आपने उधार में सामान बेचा हुआ है या उधार में पैसा दिया हुआ है, क्रेडिट कस्टमर। ये दोनों के दोनों हमारे क्रेडिट कस्टमर है। डेटर भी हमारे क्रेडिट कस्टमर है, बिल्स रिसीवेबल भी हमारे क्रेडिट कस्टमर है। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने आपकी मनी ऑ की हुई है। मान लीजिए ऐसे बिजनेसमैन, मेरे पास 100 कस्टमर है और मैं 100 को उधार में सामान बेच रहा हूँ, तो वो 100 के 100 जो लोग हैं वो मेरे लिए क्या माने जाएंगे, मैं उनको किस नाम से अकाउंट्स में उनको मेंशन करूंगा, उनका नाम अकाउंटिंग के अंदर, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में डेटर और बिल्स रिसीवेबल होता है। अब आप ये कहोगे कि सर एक ही चीज के 2 नाम कैसे हो सकते हैं, डेटर और बिल्स रिसीवेबल में भी डिफरेंस होता है, छोटा सा डिफरेंस होता है। डेटर वो लोग होते हैं जो क्रेडिट है, जिनको आप उधार में बेच रहे हो सामान या उधार में पैसा दे रहे हो। बिल्स रिसीवेबल भी वही लोग हैं जिनको आप उधार में सामान बेच रहे हो या उधार में पैसा दे रहे हो। तो दोनों के दोनों हमारे लिए क्रेडिट कस्टमर्स है। दोनों में डिफरेंस इतना होता है कि डेटर वो लोग होते हैं जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, फेथ करते हो, जिनसे कुछ भी आप साइन नहीं कराते, आपको पता है कि ये लेके जा रहा है तो 2-4 महीने के बाद पैसा दे देगा। तो जनरली बिजनेस के अंदर जो क्रेडिट होता है वो 3 महीने का होता है। यदि हिंदुस्तान की मैं बात करूं, एवरेज ऑन एवरेज क्रेडिट जो होता है यहाँ पर 3 महीने का होता है। मतलब यदि आप उधार में सामान बेचेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम उसका टाइम पीरियड कितना होगा, 3 महीने का होगा, मतलब 3 महीने के बाद आपको पैसे मिल जाने चाहिए। यदि इससे लॉन्गर ड्यूरेशन में आप जाओगे तो वो आपके बिजनेस के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इतना लंबा उधार जब आप दोगे तो आपका पैसा क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, पैसा आपका फंस रहा है। तो ये कोई भी बिजनेस इतना बड़ा चांस नहीं लेता, इतना सारा पैसा ब्लॉक नहीं कर सकता। तो ध्यान रखिए, पहली बात उधारी होनी नहीं चाहिए, पर एक मजबूरी है कि जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर है, जो होलसेलर है, उनको सामान उधार में देना होता है। तो वो जो उधार में देते हैं तो उसका क्रेडिट जो होता है वो 3 महीने से ज्यादा का नहीं होता है। तो डेटर जो है, जिनको आपने उधार में सामान बेचा है, उनको हम डेटर कहते हैं, और बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि डेटर हमारे पुराने कस्टमर्स होते हैं, ओल्ड कस्टमर्स हैं जिनको हम बहुत पहले से जानते हैं। जो बिल्स रिसीवेबल होते हैं वो आपके नए कस्टमर होते हैं जिनके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं करते हो, बट उनको आपको उधार देना पड़ेगा, बिकॉज बिजनेस में प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। प्रॉफिट को इंक्रीज करने के 2 ही तरीके हैं। प्रॉफिट को इंक्रीज करने के हमारे पास 2 ही तरीके हैं। या तो आप प्राइस को इंक्रीज कर दो, जो एग्जिस्टिंग प्राइस है उसको क्या करो, इंक्रीज कर दो, या फिर आप क्या करो, अपनी जो सेल है उसको इंक्रीज कर लो। मतलब यदि अभी हम जो है 1000 पेन बेच रहे थे, मान लीजिए ये पेन बेचने का काम है मेरा, मैं अभी तक 1000 पेन बेच रहा था, तो इस साल मेरा टारगेट है कि मैं 2000 बेचूंगा। तो ऑब्वियसली बात है, जब मैं नंबर ऑफ पेन, मेरे सेल्स जब इंक्रीज होगी तो मेरा प्रॉफिट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। या ये जो एग्जिस्टिंग पेन है इसी का प्राइस बढ़ा देता हूँ, ये 20 रुपए का था, अब इसका प्राइस मैंने 30 रुपए कर दिया, तो ये एक और तरीका है जिससे मैं अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकता हूँ। तो पर आप बताइए कि ये तरीका सही है? दोनों में से बेस्ट वे कौन सा है? बेस्ट वे दोनों में से है
जब आप अपनी सेल को इंक्रीज करते हो, क्योंकि यदि आप प्राइस को इंक्रीज करोगे तो बाहर मार्केट में और लोग भी तो है ना, आप अकेले तो सेल नहीं कर रहे हो ना, तो और लोग जो है फिर आपका प्रोडक्ट लोग क्यों खरीदेंगे, क्योंकि कंपैरिजन में आपका प्रोडक्ट क्या हो गया, महंगा हो गया। तो जो पब्लिक है, जो कंज्यूमर है, वो तो हमेशा वैल्यू देखेगा ना, किसी आप ही का कॉम्पिटिटर जो है वो 20 रुपए का बेच रहा है, 18 रुपए का बेच रहा है, उसको वैल्यू मिल रही है, तो आपका प्रोडक्ट बाहर मार्केट में सेल नहीं हो पाएगा, तो इससे क्या होगा, आपकी सेल कम हो जाएगी। तो ये रिस्क हम नहीं ले सकते, तो हमें करना क्या पड़ेगा, अपनी सेल को इंक्रीज करना पड़ेगा। सेल इंक्रीज होने का मतलब हमारा प्रॉफिट भी शूट अप करेगा। अब प्रॉफिट हमारा इंक्रीज करेगा, ये एक तरीका है, पर हमें कस्टमर नए ऐड करने पड़ेंगे। भाई प्रॉफिट किसको, ये सेल कैसे इंक्रीज होगी, जो एग्जिस्टिंग आपका ऑलरेडी जो पुराना कस्टमर है उसी को तो सामान नहीं बेचोगे ना दोबारा आप, भाई वो तो आपका कस्टमर था, अब ये थोड़ी कि उसको क्वांटिटी आप डबल कर दोगे, उसको तो जितनी जरूरत है उतना ही खरीदेगा। तो आपको इस टास्क को, इस कार्य को कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस कार्य को कंप्लीट करने के लिए अपनी जो सेल है, ये जो सेल है इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, न्यू कस्टमर बनाने पड़ेंगे। अब जो न्यू कस्टमर बनाओगे तो उसके अंदर ये न्यू कस्टमर को क्या कहते हैं, डेटर और बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। अब यदि उधार दोगे तो रिस्क बढ़ता है, तो हमें काम कर सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, प्रोमिसरी नोट होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मींस होता है कि हम इनको सामान तो बेच रहे हैं पर बदले में हमने इनसे एक बिल ले लिया, इन्होंने एक सिग्नेचर करके हमें बिल दे दिया कि भैया ठीक है हम आपको 2 या 3 महीने के बाद पैसे देंगे। तो जो उसकी ओरिजिनल कॉपी है वो मेरे पास रहेगी, बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं उसको, और उसकी डुप्लीकेट कॉपी किसके पास रहेगी, जिसको मैं सामान बेच रहा हूँ। तो 2 या 3 महीने के बाद वो मुझे पैसे दे देगा, बट बाय चांस यदि मुझे पैसे नहीं देता तो मेरे पास राइट है कि मैं उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास क्या एविडेंस है। तो जब बिल रिसीवेबल का मतलब होता है, बिल आ जाता है, वो एक एविडेंस होता है जिसमें उसके भी सिग्नेचर होते हैं, उसमें वो मेंशन करता है कि मैं आपको ये जो सामान मैं आपसे खरीद रहा हूँ उसका ये प्राइस है, ये पैसा बनता है, और मैं आपको 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने के बाद मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर हमने अपना रिस्क क्या कर दिया, कम कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। बिजनेस में जो रिस्क होता है, कभी भी बिजनेस में जो रिस्क होता है वो जीरो नहीं हो सकता। ऐसा कोई बिजनेस इस दुनिया में नहीं है जिसमें जीरो रिस्क है। और रिस्क की जो परिभाषा है वो यह है कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, मतलब जितना ज्यादा रिस्क होगा प्रॉफिट भी उतना ज्यादा होगा। ऐसे बिजनेसेस जिनमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है तो उनमें प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो रिस्क हमें जीरो तो नहीं कर सकते पर मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज कैसे करेंगे, हमने उधार बेचा, डेटर तो हमारे पुराने लोग हैं, वो तो ट्रस्टेड है, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है, 10-15 सालों से 5 सालों से जानते हैं, टाइम पे पैसा दे देते हैं। पर ये जो नया कस्टमर आया है इसको भी हमें उधार देना पड़ेगा। उसका रीजन है क्योंकि यदि हम नए कस्टमर नहीं बनाएंगे तो फिर हमारी प्रॉफिट कैसे इंक्रीज होगा, हम तो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं ना। तो जब तक आप सेल नहीं इंक्रीज करोगे तब तक आपके प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होंगे। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी सेल को इंक्रीज करें, बट प्रॉपर सेफ गार्ड के साथ। तो बिल्स रिसीवेबल का मतलब है बिल साइन करा लिया, तो बिल्स रिसीवेबल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वो रिसीवेबल है, एसेट है, क्योंकि मैंने पैसा लेना है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको कि ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीजें आती हैं, डेटर आता है और बिल्स रिसीवेबल आता है। दोनों ही हमारे क्रेडिट कस्टमर होते हैं। डेटर हमारे पुराने कस्टमर होते हैं जिनको हम बहुत पहले से जानते हैं। बिल्स रिसीवेबल हमारे नए कस्टमर होते हैं जिनको हमने अभी भी उधार दिया, बिकॉज क्योंकि हमें अपनी सेल को इंक्रीज करना है। हम अपना प्रोडक्ट मार्केट में, हमारा जो नंबर है, क्वांटिटी है, वो और ज्यादा बेचना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ रीजन कि हमारा प्रॉफिट बढ़े। तो अल्टीमेटली बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी भी बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव होता है अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना। तो प्रॉफिट को तो इंक्रीज करना ही है ना हमें, तो कैसे करेंगे, वो बिना सेल को इंक्रीज के प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो सकता। दूसरा जो मेथड था प्राइस इंक्रीज करने वाला, वो हम यूज नहीं कर सकते। उसका रीजन मैंने आपको बताया, यदि हम उसको यूज करेंगे तो फिर हमारा प्रोडक्ट जो है बाहर मार्केट से, कंपटीशन से बाहर होने लग जाएगा, क्योंकि लोगों की दिलचस्पी कम हो जाएगी, क्योंकि उनको कम प्राइस में एक अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है जो आपका कॉम्पिटिटर होगा। तो ये ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग टर्म्स में हमने अभी तक कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, स्टॉक, ये वर्ड हमने पढ़े। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको उसके बेसिक में जाना है। बेसिक क्या है, सारी चीजें तो बता पाना पॉसिबल नहीं है ना, करंट एसेट्स तो पता नहीं कितनी सारी है, बट हमें उसकी रूट में जाना है। रूट क्या है, चेंजेस विद इन ए 1 ईयर, कैश में कन्वर्जन हो रहा है एक 1 ईयर के अंदर अंदर, 1 साल में उनकी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो दे ऑल आर करंट एसेट्स, मतलब कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको 1 साल के अंदर अंदर, दे ऑल आर करंट एसेट्स। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा जो वर्ड है वो आता है इसके अंदर, ये मेंशन नहीं है मैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो आपके मतलब के वर्ड्स हैं उन्हीं को मैं डिफाइन कर रहा हूं। एक आता है यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, ये भी हमारे करंट एसेट्स होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एक्सपेंसेस
एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, वो खर्चे जो हम एडवांस में पे कर देते हैं, दे ऑल आर प्रीपेड। खर्चे जो होते हैं हमारे, मैं आपको उसमें थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ उसको। एक्सपेंस 3 तरीके के होते हैं, एक पेड होते हैं जो इमीडिएटली कंज्यूम हो जाते हैं, एक प्रीपेड होते हैं, और एक होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, और एक होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पेड एक्सपेंसेस तो वो होते हैं जो इमीडिएटली कंज्यूम हो जाते हैं। आपने कोई चीज सर्विस यूज करी, उसका पैसा दिया, इमीडिएट कंज्यूम हो गया, वो क्या हो गया आपका पेड एक्सपेंसेस है, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है वो खर्चे जो आपने एडवांस में पे किए हैं, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, और ये इसका मतलब होता है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस ड्यू हो गए बट पेड नहीं हुए। फॉर एग्जांपल प्रीपेड का एग्जांपल होता है जो मोबाइल फोन में हम रिचार्ज करते हैं। तो मोबाइल फोन में जो रिचार्ज करते हैं, जो प्रीपेड होता है, वो हम पहले पैसे दे देते हैं, एंड सर्विस येट टू बी कंज्यूम, अभी तक सर्विस हमने यूज नहीं की है, तो उसको हम क्या कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो जनरली बिजनेस के अंदर प्रीपेड जो होता है वो इंश्योरेंस होता है। ज्यादातर केसेस के अंदर आप देखोगे कि जब भी प्रीपेड आएगा, इंश्योरेंस जब भी हम करवाते हैं, आप सबके घर में गाड़ियां हैं, स्कूटी है, बाइक है, उनका सबका इंश्योरेंस हमें एडवांस में कराना होता है। मतलब सर्विस येट टू बी कंज्यूम, सर्विस अभी तक हमने कंज्यूम नहीं किया, खर्चा हमने पहले दे दिया। तो ऐसे जब स्कूल के अंदर हम पढ़ते हैं तो फीस क्या चलती है, एडवांस चलती है। तो किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो फीस क्या होती है, एडवांस होती है। तो दैट मीन्स आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस है। मान लीजिए आपने स्कूल में फीस एडवांस में दे दी है, क्वार्टरली 3 महीने की, तो वो आपके लिए क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस है, बिकॉज क्योंकि सर्विस आपने यूज नहीं करी और खर्चा आपने पहले ही कर दिया, पैसा आपने पहले ही दे दिया। तो प्रीपेड का सिंपल सा मतलब है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, सर्विस येट टू बी कंज्यूम, सर्विस अभी तक हमने नहीं ली है पर खर्चा हमने पहले कर दिया। तो जब तक आप वो पूरी की पूरी सर्विस को कंज्यूम नहीं कर लोगे, तब तक वो आपके लिए एसेट रहेगा। तो उसको हम करंट एसेट की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। तो प्रीपेड हमेशा आपके लिए करंट एसेट्स है, क्योंकि ये एग्जॉस्टेड हो जाते हैं विद इन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर ये खत्म हो जाएंगे आपके, क्योंकि एडवांस ज्यादा 2, 3, 4 महीने का होता है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप 1.5 साल का खर्चा पे कर दोगे या 1 साल से लंबे समय का कोई खर्चा कर लोगे। इंश्योरेंस भी 1 साल से ज्यादा नहीं होती है, तो वो वैल्यू खत्म हो जाएगी, एग्जॉस्टेड हो जाएगी 1 साल के बाद। तो इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस भी हमारे लिए करंट एसेट्स होती हैं। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये अभी हम पढ़ेंगे, इसको लाइबिलिटीज के अंदर मैं कवर करवाऊंगा। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि एक्सपेंसेस जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, पेड होते हैं, प्रीपेड होते हैं और आउटस्टैंडिंग होते हैं। तो अभी हमें सिर्फ प्रीपेड के बारे में ध्यान रखना है। तो अपनी पुराने वाली स्लाइड पे हम चलते हैं। तो ये कुछ करंट एसेट्स मैंने अभी आपको बताई हैं। तो करंट एसेट्स का जो मैंने एग्जांपल दिया था, तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी एसेट्स होती हैं हमारी, करंट एसेट्स हैं और नॉन करंट एसेट्स हैं। तो इसके अंदर करंट एसेट्स में हमें कैश हो गया, बैंक हो गया, अभी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, डेटर हो गए आपके, बिल्स रिसीवेबल हो गए आपका स्टॉक हो गया। 3 तरीके का स्टॉक होता है, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, प्रीपेड एक्सपेंस हो गई, दे ऑल आर करंट एसेट्स। सबकी वैल्यू के अंदर चेंजेस विद इन 1 ईयर हो जाता है, तो दे ऑल करंट एसेट्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं, करंट एसेट्स का रिलेशन किससे होता है, विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर। तो इनका रिलेशन 1 ईयर से है। तो सारे के सारे एसेट जिनका रिलेशन 1 ईयर से होता है, वो सारी की सारी क्या होती है, हमारी करंट एसेट्स होती हैं, ठीक है। इनकी वैल्यूज में चेंजेस जो है विद इन 1 ईयर हो जाता है, फ्लक्चुएट होती रहती हैं, कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। नॉन करंट एसेट्स के यदि हम एग्जांपल लें, तो नॉन करंट एसेट्स हमारी, ये सारी की सारी हमारी नॉन करंट एसेट्स है।
नॉन करंट एसेट्स हमारी बेसिकली फिक्स एसेट्स होती हैं, टेंजिबल एसेट्स। तो फिक्स एसेट में टेंजिबल और इंटेंजिबल में इसको कन्वर्ट किया गया है। मैं इसको आपको एक डिफरेंट स्लाइड के अंदर अलग से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिक्स एसेट्स होती हैं जिसमें हमारी टेंजिबल होती हैं और इंटेंजिबल होती हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग, आप बिजनेस करते हो तो आपको इसकी जरूरत होती है, आवश्यकता होती है लैंड और बिल्डिंग की। फिर आपको प्लांट एंड मशीनरी, मैं कुछ फ्यू नेम्स आपको बता रहा हूँ, ऐसे तो बिजनेस के नेचर के हिसाब से उसके पास एसेट्स होती हैं। तो ये कुछ कॉमन एसेट्स हैं जो हर बिजनेस के अंदर देखने को मिल जाती हैं। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, ट्रेडमार्क्स, ये हमारी जो तीनों एसेट्स हैं ये हमारी टेंजिबल एसेट्स हैं, इनको हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स को हम डिवाइड कर रहे हैं टेंजिबल, और ये दो एसेट्स हमारी इनटेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स जैसे देख रहे हैं लैंड बिल्डिंग, इनका रिलेशन क्या होता है? मोर देन 1 ईयर। मतलब इनका जो चेंजेस होते हैं वो लॉन्ग टर्म में जाके होते हैं, इनमें चेंजेस विद इन 1 ईयर नहीं होते, और इनको हमेशा हम लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए परचेज नहीं होती, शॉर्ट टर्म का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता यहाँ पर। तो ये सारे के सारी एसेट्स नॉन करंट एसेट्स इसलिए क्योंकि इनमें चेंजेस जो होते हैं मोर देन 1 ईयर के लिए होते हैं। ये खरीदी जाती है 1 साल से लंबे समय के लिए, तो दे ऑल आर करंट एसेट। तो विद इन 1 ईयर वाली आपकी करंट एसेट्स है, मोर देन 1 ईयर वाली आपकी क्या है? नॉन करंट एसेट्स है। तो ध्यान रखना है जिनका संबंध 1 साल से है वो सारी करंट एसेट्स है, जिनका रिलेशन मोर देन 1 ईयर से 1 साल से लंबे समय के लिए जिनके साथ संबंध होता है वो सारी की सारी हमारी नॉन करंट एसेट्स होती है। अब नॉन करंट एसेट्स में मैंने क्लासिफाई किया टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स क्या होती है? टेंजिबल एसेट दोज एसेट व्हिच कैन बी सीन, वो सारी एसेट जिनको हम देख सकते हैं। आप ये पेन देख रहे हैं, ये टेंजिबल है क्योंकि आप इसको देख सकते हो। ये स्क्रीन देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा मेरा फ्लैट पैनल है, डिजिटल बोर्ड है, ये क्या है? टेंजिबल एसेट है। आप घर में आपकी गाड़ी खड़ी है, ट्रक खड़ी है, बाइक है, कार है, स्कूटी है, एवरीथिंग, आपके घर में सोफा है, फर्नीचर है, जिन जिनको भी आप देख पा रहे हो सारी की सारी टेंजिबल एसेट्स होती है। तो टेंजिबल एसेट की डेफिनेशन होती है दोज एसेट व्हिच कैन बी सीन, वो सभी एसेट जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सारी हमारी करंट एसेट्स होती हैं। अब लैंड एंड बिल्डिंग जो होता है, जब आप खरीदते हो तो लॉन्ग समय के लिए खरीदते हो, लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे बिजनेसमैन, मैं कोई बिल्डिंग बना रहा हूँ, जमीन खरीद रहा हूँ, तो ये तो नहीं है ना कि 1 साल के अंदर अंदर ही बिजनेस बंद कर दूंगा। तो उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लॉन्ग टर्म होता है। ऐसे ही जब आप प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो तो वो भी आप लंबे समय के लिए खरीदते हो। बिजनेस हमेशा हम लॉन्ग टर्म के लिए ही करते हैं, तो एसेट्स भी लॉन्ग टर्म के लिए हम परचेज करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज आती है जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा था, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है गोइंग कंसर्न, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको, कि बिजनेस इज गोइंग फॉर एंडलेस पीरियड, लंबे समय के लिए बिजनेस किया जाता है। तो प्लांट एंड मशीनरी जब भी हम खरीदेंगे तो लंबे समय के लिए ही होगी, शॉर्ट के लिए तो नहीं होगी ना, या आप उसको भी बेच दोगे खरीद के, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ऐसी फर्नीचर खरीदोगे बिजनेस के अंदर आप, टेबल चेयर कुर्सी जो भी है, ऐसा तो है नहीं कि 1 साल के अंदर ही बेच देंगे उसे, वो भी हम लंबे समय के लिए खरीदेंगे। आप घर में कार खरीदते हो, रेफ्रिजरेटर खरीदते हो, एसी खरीदते हो, तो ये सोच के खरीदते हो कि 1 साल में बेच देंगे, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव हमारा होता है उनको लंबे समय तक यूज करना। तो ध्यान रखना है लॉन्ग टर्म के लिए जो भी एसेट्स खरीदी जा रही हैं वो सारी की सारी टेंजिबल एसेट्स होती हैं। अब अनदर साइड, अब दूसरी तरफ हम देख लेते हैं कि इंटेंजिबल क्या होती है। इंटेंजिबल एसेट होते हैं दोज एसेट व्हिच कैन नॉट बी सीन, जिनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। वो क्या होती है हमारी इंटेंजिबल? गुडविल, बिजनेस की रेपुटेशन। आप कोई भी सामान खरीदते हो, प्रोडक्ट खरीदते हो बाहर मार्केट में जाके, तो आप ब्रांड का क्यों खरीदते हो? क्योंकि उनकी बाहर मार्केट में गुडविल है। तो यदि गुडविल है उसकी बाहर मार्केट में, तभी आप उसको खरीद रहे हो। कोई अननोन ब्रांड होगा जिसको आप जानते नहीं हो तो आप कभी उसका प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे। तो हमेशा हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जो भी प्रोडक्ट खरीदें वो किसी ब्रांड का खरीदें, और जो ब्रांड होता है वो ब्रांड ऐसे नहीं बनता, उसकी वो गुडविल होती है। हालांकि उसको बनने में बहुत लंबा समय लगता है, बट जो गुडविल होती है, क्या हम देख सकते हैं किसी गुडविल को? मान लीजिए आपके घर में किसी की गुडविल है, हम कह देते हैं फलाना फलाना आदमी, उसकी बहुत अच्छी गुडविल है, रेपुटेशन है, तो क्या हम देख सकते हैं? फील कर सकते हैं पर देख नहीं सकते हैं। तो ऐसे बिजनेस की जो रेपुटेशन होती है, गुडविल होती है, हम उसको फील कर सकते हैं पर हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। ऐसे ट्रेडमार्क्स होते हैं, ट्रेडमार्क्स आपके लोगो, डिजाइन, ये सारे के सारे, ये भी हमारे इंटेंजिबल्स होते हैं। इनको महसूस कर सकते हैं बट हम इनको एक एज ए फिजिकली हम इनको डायरेक्ट प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो ये लोगो होते हैं, सिंबल होते हैं, डिजाइन होते हैं, जो प्रोडक्ट को बेचते समय काम आते हैं, बट उनका
टेंजिबल के टर्म्स में उनको हम नहीं रख सकते, हम हमेशा उनको इंटेंजिबल मान के चलते हैं क्योंकि उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो ये हमारे बीच में डिफरेंस है। आज करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट में क्या डिफरेंस होता है? तो करंट एसेट्स जो एक साल का कम समय के लिए होती हैं, नॉन करंट एसेट एक साल के लंबे समय के लिए खरीदी जाती हैं। आई होप कि आपको करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स के बीच का रिलेशन, बीच का डिफरेंस आपको समझ आया होगा, और उम्मीद करता हूं कि इसको थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा बुक में से, और थोड़ा बार बार आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। तो इसको समझिए, अपनी रेफरेंस बुक कोई भी आपके पास डीके गोयल है या आपके पास टीएस ग्रेवाल है, आप उसमें से भी और ज्यादा पढ़ सकते हो उसको बेटर क्लियरिटी के लिए। बाकी मैंने इसका मोटा मोटा आपको समझा दिया, ये वीडियो देख लेंगे तो आपको शायद किसी बुक की जरूरत ना पड़े, बट फिर भी मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करता कि आप सिर्फ वीडियो देखिए। वीडियो एक तरीका होता है कि चीजों को, एक बड़े भारी भरकम शब्दों को एक इजी वे के अंदर आप तक पहुंचाना, तो वही मेरी कोशिश है। करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? देनदारी। जो पैसा बाहर मार्केट के हमें लोगों का देना है उसको हम लायबिलिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी से उधार में कुछ लिया है, मैंने मान लीजिए 10,000 रुपए किसी से उधार लिए, तो मेरी लायबिलिटीज कितनी बनती है? 10,000 की बनती है। मैंने किसी से 1 लाख का सामान उधार खरीद लिया अपने बिजनेस के लिए, तो मेरी लायबिलिटी कितनी बनती है? 1 लाख की। मोटे मोटे तौर पे जो हम बाहर से मार्केट से उधार ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं या गुड्स ले रहे हैं, वो पैसा हमें देना भी है टाइम के बाद, तो हमारे लिए क्या होती है? लायबिलिटीज होती है। तो लायबिलिटीज में भी डिफरेंस क्या होता है? दो तरीके की लायबिलिटीज होती है, एक करंट होती है और एक नॉन करंट होती है। करंट लायबिलिटीज का जो रिलेशन होता है वो विद इन 1 ईयर से होता है। विद इन 1 ईयर जो पैसा हमें पे करना है वो हमारी करंट लायबिलिटीज होती हैं, और जो पैसा हमें मोर देन 1 ईयर के बाद पे करना है, मोर देन 1 ईयर, ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। अब करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल क्या है? सबसे पहला एग्जांपल है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में दो चीजें आती हैं, क्रेडिटर्स आते हैं और बिल्स पेबल आते हैं। अभी आपने करंट एसेट्स में पढ़ा था डेटर और बिल्स रिसीवेबल, यहां पर आएगा क्रेडिटर और बिल्स पेबल। ये भी वही होते हैं, ये बेसिकली हमारे सप्लायर होते हैं, क्रेडिट सप्लायर। वो क्रेडिट कस्टमर थे वहां पर, और यहाँ पर ये क्रेडिट सप्लायर है जिनसे हम उधार में ले रहे हैं, उधार में पैसा ले रहे हैं या फिर उधार में सामान खरीद रहे हैं। तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल भी उसी टर्म्स में हैं। जिन लोगों का हमें पैसा देना है वो लोग क्रेडिटर होते हैं या बिल्स पेबल होते हैं। क्रेडिटर वो होते हैं जो पुराने हमारे सप्लायर होते हैं, जो हमें उधार पे दे रहे हैं बट उनके हमारे साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, वो हम पे ट्रस्ट करते हैं कि हम टाइम पे पैसा दे देंगे, तो वो सिंपली हमारे क्रेडिटर है। बट सम टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ नए सप्लायर भी होते हैं जिनसे हमें उधार में कुछ खरीदना पड़ जाए, तो जो नया सप्लायर है उसके लिए आप नए हो तो वो आपको इजीली सामान नहीं देगा, वो भी ये चाहेगा कि वो अपने रिस्क को कम करना चाहेगा, तो वो आपसे क्या करेगा? बिल साइन करा लेगा। वो बिल जो आपने साइन कराया था अभी करंट एसेट्स के अंदर, जिसको आपने बिल्स रिसीवेबल बोला था, यहाँ पर वो बिल्स पेबल है। यदि मुझे पैसा मिलना है तो बिल्स रिसीवेबल है, और यदि वो पैसा मुझे देना है तो वो क्या है? बिल्स पेबल है। सिंपल सी बात है। तो ये एविडेंस होता है, आपने उधार में सामान खरीदा है और उसमें टाइम मेंशन होता है, अमाउंट मेंशन होता है कि कितने का सामान खरीदा है और कितने समय के बाद हमें ये पैसा देना है। तो दोनों चीजों को समझना है कि ट्रेड पेबल में दो चीजें होती है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। तो ये दोनों के दोनों वो लोग होते हैं जिनको आपको पैसा देना है, जिनसे आपने उधार में सामान खरीदा है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होती हैं आपकी, लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट। आप बैंक ओवरड्राफ्ट एक ऐसा वर्ड है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनको ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज बैंक देता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, मैं इसको थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको इसको समझाता हूँ। ये हमारी लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज है। बैंक ओवरड्राफ्ट मैं और ऐड कर देता हूँ उसमें। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ये सारा पैसा, ये ध्यान रखिए कि विद इन 1 ईयर आपको पे करना है। तो ये सारे का सारा रिलेशन किससे है? 1 ईयर से है। और ये जो रिलेशन है मोर देन 1 ईयर से है। तो यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में यदि हम बात करें तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो पैसा है जो बैंकों से आपने ले रखा है। मतलब आपका बैंक, हर किसी को ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज नहीं होती। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं तो बैंक उनको ये फैसिलिटीज देता है कि उनका बैलेंस जो है बैंक में माइनस चला जाए। मान लीजिए मेरा बैंक में 50,000 रुपये पड़ा हुआ है और मुझे 1 लाख रुपए विड्रॉ करना है, तो आप सोचिए क्या पॉसिबल है कि मेरे को 1 लाख रुपए मिल जाएगा? बताइए। नहीं, मुझे 1 लाख नहीं मिल सकता, बिकॉज मैं बैंक का एक नॉर्मल कस्टमर हूँ, एक मैं रिटेल कस्टमर हूँ।
बट जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनको बैंक के फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो बैंक के बिजनेस कस्टमर्स हैं, बैंक उन पर ट्रस्ट कर सकता है। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है एक लिमिट आपको मिल जाती है, आप उस लिमिट तक आप ओवरड्रॉन कर सकते हो, मतलब नेगेटिव में बैलेंस आपका जा सकता है। मान लीजिए मुझे 50 लाख का ओवरड्राफ्ट बैलेंस मिला हुआ है, बैंक ने मुझे फैसिलिटीज दे रखी है, तो मेरे बैंक मेरे अकाउंट में चाहे कुछ भी पैसा ना पड़ा हो, मैं 50 लाख तक बैंक से विड्रॉ कर सकता हूँ और अपना काम चला सकता हूँ। ये शॉर्ट टर्म लोन होता है जो बैंक अपने ट्रस्टेड कस्टमर्स को देते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। तो जैसे ही बैंक में आपके कोई पैसा कहीं से आएगा, कोई आपका पेमेंट कहीं से आनी होगी, कोई सब आपका कोई कस्टमर होगा, डेटर होगा, वो पेमेंट करेगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मोटे मोटे तौर पे समझाने वाली बात यह है कि बैंक ओवरड्राफ्ट वो पैसा होता है जो बैंक से ओवरड्रॉन होता है हमारी तरफ से, और एक टाइम के बाद 2 महीने 1 महीने के बाद वो पैसा आपको देना होता है, तो वो पैसा बैंक में आ जाता है, बिकॉज क्योंकि आपके बिजनेसमैन के कॉन्टिन्यूसली क्या रहते हैं, लेन देन रहते हैं। तो किसी कस्टमर से पैसा आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा वो बैलेंस आपका बैंक में, बस सिंपल सी बात है। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मैंने अभी आपको करंट एसेट्स में एक्सपेंसेस समझाए थे, तो वहां पर मैंने आउटस्टैंडिंग के बारे में बताया था कि आउटस्टैंडिंग में आपको लायबिलिटी के साथ में समझाऊंगा। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, ये वो खर्चा है जो हमने सर्विस तो कंज्यूम कर ली है बट पैसा अभी तक नहीं दिया। तो ऐसे ही हमने अभी एग्जांपल लिया था स्कूल फीस का, तो हमें पहले तो 3 महीने की एडवांस फीस पे कर रहे थे, अब हमने क्या किया, 3 महीने से स्कूल में जा रहे हैं या अपने ट्यूशन सेंटर में जा रहे हैं, बट अभी तक हमने 2 महीने की 3 महीने की फीस वहां पर नहीं दी है। तो यदि आपने फीस वहां पर नहीं दी है तो वो आपका आउटस्टैंडिंग है, आपने सर्विस कंज्यूम कर ली है बट अभी तक पैसा आपने नहीं दिया है, दैट मीन्स वो आपकी लाइबिलिटी है और आपको जल्दी से जल्दी उसको पे करना पड़ेगा। तो अब ऐसा तो नहीं होता ना, ये सारा का सारा इनका रिलेशन 1 साल से होता है। तो यहाँ ये ध्यान रखिए, जितनी भी चीजें मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ये सारी की सारी 1 साल के अंदर अंदर आपको पे करनी होती है। आपने जिनसे पैसा लिया है, सन्ड्री क्रेडिटर है या बिल्स पेबल है, जब आप किसी को 3 महीने से ज्यादा का उधार नहीं देते तो कोई आपको भी 3 महीने से ज्यादा का उधार नहीं देगा, तो आपको भी ये पैसा 2 3 4 महीने के अंदर पे करना होगा। ऐसे ही आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक के अंदर जो आपका नेगेटिव बैलेंस है वो 2 या 3 महीने के लिए होता है। हालांकि बैंक उसके ऊपर आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, ऐसा नहीं है कि बैंक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस दे रहा है, पर 2 3 4 महीने के अंदर ये पैसा भी आपको देना होता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 2 3 4 5 महीने के लिए। ऐसे ही जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जो पैसा आपने सर्विस कंज्यूम कर लिया और जो पैसा आपने नहीं दी है, वो भी आपको जल्दी पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप 1 साल तक आप पे ही नहीं करोगे, 2 3 4 महीने में, मैक्स टू मैक्स 3 4 महीने, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। आपको ये पैसा पे करना ही पड़ेगा। स्कूल में यदि फीस नहीं पे करोगे तो स्कूल वाले बाहर कर देंगे, इंस्टीट्यूट वाले बाहर कर देंगे आपको, यदि आप फीस नहीं दोगे। तो उधारी कितने दिनों की हो सकती है, मैनेजेबल कितने दिन की हो सकती है, 2 3 महीने की, से ज्यादा तो मैनेज नहीं कर सकता ना कोई भी, कि पूरे साल आप स्कूल में पढ़ते रहोगे और आपको फीस ही ना देनी पड़े, या किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो वो फीस ही ना मांगे आपसे। ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, और इनका रिलेशन 1 साल से, 1 साल के भीतर ये सारा पैसा आपको पे करना होता है। अब 1 साल एक लंबा समय है, 12 महीने का, 2 महीने में पे करोगे, 1 महीने में पे करोगे, या 4 महीने में पे करोगे, बट वो 1 साल तक हो जाना चाहिए। ऐसी ही हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज है। नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर हमारे पास ज्यादातर बताने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर बैंक लोन आते हैं, बेसिकली जो पैसा हमने बैंकों से लिया है, बैंक लोन, मेनली जो भी हम बैंक से लोन लेते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो ये लॉन्ग टर्म जो होता है, लॉन्ग टर्म वर्ड जो होता है लॉन्ग टर्म, इसका जो रिलेशन होता है मोर देन 1 ईयर से होता है, मोर देन 1 ईयर से। तो बैंक से यदि हम लोन लेंगे, तो बैंक से जब भी कभी लोन कोई बिजनेसमैन लेता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो भी लोन लिया जाएगा वो लंबे समय के लिए लिया जाएगा, मतलब 2 साल 5 साल 10 साल। बिजनेसमैन तो वैसे भी जब भी कभी लोन लेते हैं तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इतनी हमारे बिजनेस की प्रोडक्टिविटी नहीं हो सकती। शॉर्ट टर्म में ऐसा नहीं होता कि हमने इतना पैसा कमा लेंगे तो हम लोन पे कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो बैंकों से जब भी हम लोन लेते हैं वो 5 10 सालों के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज है, तो ये हमारा डिफरेंस है। लाइबिलिटीज दो तरीके की होंगी, करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। ये पैसा 1 साल के अंदर देना है, ये पैसा 1 साल के बाद देना है। बैंक से लोन लेते हो तो बैंक से जब लोन लोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 2 4 5 10 सालों के लिए होता है। ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती है जिनको आपको 1 साल के भीतर आपको पे करना होता है। आई होप कि लाइबिलिटीज का सेक्शन आपको समझ में आया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेट्स और लाइबिलिटीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आगे ये बार बार फ्रीक्वेंटली यहाँ पर आएगा ये। अब हमारे पास
नॉन करंट और करंट में क्या होता है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। टाइम का फेयर हो, टाइम का संबंध है, 1 साल और 1 साल से लंबा। तो 1 साल को हम बोलते हैं अपना ऑपरेटिंग साइकिल। 12 महीने की जो अवधि होती है वो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आता है। तो ये मैंने करंट में नॉन करंट के उसमें आपको समझा दिया है। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैपिटल शुरुआत ही ऐसी होती है, आप कोई भी बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले उस बिजनेस में आपको चाहिए क्या है। मान लीजिए मनी सर, कोई बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, तो मुझे उस बिजनेस को करने के लिए क्या चाहिए होगा? सीधी सी बात है, पैसा चाहिए होगा। तो जो पैसा मैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं वो क्या होगी? मेरी कैपिटल होगी। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज ए कैपिटल। तो जो पैसा हम बिजनेस में डालने के इच्छुक हैं, जो पैसा मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, वो मेरे लिए क्या है? कैपिटल है। अब वो जो पैसा होगा, कैपिटल किस फॉर्म में होगी आपके पास? कैश की फॉर्म में होगी? होगी या नहीं होगी बताइए जरा। कैपिटल कैश की फॉर्म में होगी। मान लीजिए 10 लाख रुपए मुझे लगाना है बिजनेस में, तो मेरी जेब में 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है। उस 10 लाख को मैं क्या करूंगा? उस कैपिटल को किस में कन्वर्ट करूंगा? मैं एसेट्स में। क्योंकि बिना जेब के अंदर पैसे से तो कोई बिजनेस नहीं होगा ना, उसको मुझे वेरियस एसेट्स के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट्स बाय द ओनर। तो कैपिटल में कुछ भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, और आप कुछ बिजनेस में प्रॉपर्टी लेके आ रहे हो, अपनी एसेट लेके आ रहे हो बिजनेस को करने के लिए। मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए भी दिया और मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा पड़ा हुआ, लैंड, वो भी मैंने बिजनेस में लगा दिया, तो वो भी मेरी क्या होगी? कैपिटल होगी। तो कैपिटल कैश की फॉर्म में भी हो सकता है और एसेट की फॉर्म में भी हो सकता है। तो कैपिटल एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हम बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जो पैसा मैंने बिजनेस में लगा दिया वो सारा मेरा कैपिटल है। सेल्स वर्ड आता है। सेल्स होती क्या है? देखो, सेल्स का मतलब होता है रेवेन्यू। जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसको बाहर मार्केट में बेचोगे तो उससे जो पैसा मिलेगा वो आपके लिए क्या होती है? रेवेन्यू होता है। और दो चीजें बेची जाती हैं, या तो गुड्स बेचे जाते हैं या सर्विसेज बेची जाती हैं। दुनिया के अंदर दो ही चीजें बेची जाती हैं, या तो आप कोई प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो, ये गुड्स है, या आप कोई सर्विस बेच रहे हो। मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे इंस्टीट्यूट में बच्चे आते हैं, तो मैं गुड्स नहीं बेच रहा हूँ, मैं सर्विस बेच रहा हूँ। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बेच रहा है? अपनी सर्विस बेच रहा है। आप सीए के पास जाते हैं तो सीए क्या दे रहा है आपको? सर्विस दे रहा है। लॉयर के पास जाते हैं, लॉयर क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। वो प्रोडक्ट नहीं दे रहे आपको, सर्विस दे रहे हैं। तो दुनिया में दो ही चीजें होती है, तो गुड्स होते हैं या फिर सर्विसेज होती है। और जब आप इनको बेच के जो पैसा आपके पास आएगा वो आपकी क्या होती है? सेल्स होती है। मान लीजिए ये पेन 20 रुपए का है, ये बाहर मार्केट के अंदर मैंने सेल कर दिया, तो जो 20 रुपए मेरे पास आ रहा है इसको बेचने के बाद वो मेरे लिए क्या मानी जाएगी? सेल्स मानी जाएगी, जिसको हम रेवेन्यू भी कहते हैं। तो रेवेन्यू और टोटल सेल्स ये एक ही होता है। तो प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स सेल्स में भी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल, वो एक अलग बात है। क्योंकि जब भी हम सामान बेचते हैं, जो भी सेल्स हम कर रहे हैं, वो दो तरीके से हो सकती है। कैश में भी हो सकती है, आप कैश में भी सामान बेच सकते हो, और क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब उधार में सामान बेचना। तो दोनों तरीके का आपको यहाँ पर करना होता है। नेक्स्ट में हम चलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू हम बात कर रहे थे, दीज आर द अमाउंट ऑफ द बिजनेस अर्न बाय द सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर कॉल्ड सेल्स रेवेन्यू। ये अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये वही है। सेल्स और रेवेन्यू एक ही चीज होती है। सेल का मतलब ही है कि प्रोडक्ट को सेल करके जो भी पैसा हमारे पास आ रहा है वो सारा का सारा हमारा रेवेन्यू होता है, और सेल्स होती है। एक और चीज उसमें अदर आइटम्स ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू के अंदर कॉमन टू मैनी बिजनेस आर कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, रेंट रिसीव। रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम, मतलब इनको इनकम भी कह सकते हैं हम। तो इनको भी हम साथ में जोड़ सकते हैं, बट बेसिकली हमें सिर्फ गुड्स और सर्विसेज को ही अभी हमें ध्यान रखना है समझने के लिए। एक्सपेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंसेस का मतलब जो भी आप बिजनेस को चला रहे हो तो आपको कुछ खर्चे उसके अंदर करने पड़ते हैं। जैसे आप सैलरी पे कर रहे हो, आपने एम्प्लॉय रखे हुए हैं, आपने रेंट पे किया है, आपने कोई फैक्ट्री रेंट पे ले रखी है, आप मजदूरों को वेजेस दे रहे हो क्योंकि वो आपकी मशीनें चला रहे हैं, तो ऐसे ही आप सैलरी पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ हीटर, लाइट, वाटर, जितने भी खर्चे हम करते हैं, घर के अंदर भी हमारे बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो वो सारे के सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंस। मतलब जब आप बिजनेस करोगे तो बिजनेस करने के लिए आपको इतने सारे लोगों की सर्विसेज भी तो चाहिए होंगी ना, अकेले तो सारा काम नहीं कर सकते ना, तो खर्चा करना पड़ेगा ना। मान लीजिए वो जो खर्चा आप करोगे वो बिना खर्चा के तो कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। आपने एम्प्लॉय भी रखे हुए हैं, उन एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दोगे? दोगे ना। स्टेशनरी का कोई खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, नहीं पे करोगे, मशीनें चलेंगी तो बिल नहीं आएगा। तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस होते हैं। जो एक्सपेंसेस जो होते हैं वो सर्विसेज के लिए होते हैं, जो इमीडिएटली कंज्यूम हो जाते हैं, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। तो एक्सपेंसेस सर्विसेज के लिए होता है वो अमाउंट जो हम पे करते हैं, सर्विस को कंज्यूम करते हैं और अमाउंट पे करते हैं।
नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी हमारा खर्चा होता है, एक्सपेंस भी खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर भी खर्चा होता है, पर दोनों में डिफरेंस होता है। एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जिनको करने से हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, मतलब अर्निंग कैपेसिटी का मतलब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, वो सारे के सारे हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो एक्सपेंडिचर बेसिकली, इसको समझाने के लिए मैं आपको इसको थोड़ा सा और डीपली समझा देता हूँ। जो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं बेसिकली। एक होते हैं हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक हमारे होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये दोनों ही हमारा खर्चा होता है, पर आपको ये डिफरेंस ध्यान रखना है कि एक्सपेंस और इनमें डिफरेंस है। एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनको करने से हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। मान लो मैंने 5 मशीनें खरीद ली, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि 5 मशीनों को खरीदने से आपने आपके बिजनेस की जो अर्निंग्स है वो क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। तो इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। या फिर हम दोज एसेट जिनकी अर्निंग जिनको खर्चा करने से आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़े या एग्जिस्टिंग लाइफ की एसेट बढ़ जाए। तो एक्सपेंसेस जितने भी होंगे जो आप बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए करते हो, मशीनें खरीदते हो आपने, बिल्डिंग खरीद ली आपने, जिनसे आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, वो सारे के सारे खर्चे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो बिजनेस को रन करने के लिए किए जाते हैं, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए किए जाते हैं। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। अभी हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे थे, वो यही होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। मतलब रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए यदि आपको सीए भी चाहिए होगा, आपको अकाउंटेंट भी चाहिए होगा, आपको अपने बिजनेस के अंदर आपको एम्प्लॉय भी चाहिए होंगे, उनको जो भी सैलरी आप पे कर रहे हो, क्योंकि बिना आप उनको सैलरी पे किए आप रेवेन्यू जनरेट नहीं करते। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम किसी स्कूल के अंदर है, तो स्कूल के अंदर जो बिल्डिंग बनाई है और जो हमने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, क्लासेस बनाई है, एसी लगाए हैं, डेस्क लगाए हैं, व्हाइट बोर्ड लगाया है, वो सारा का सारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आपने एसेट्स क्रिएट कर दी है। तो उन खर्चों को करने से क्या क्रिएट होगी, एसेट्स क्रिएट होगी आपकी। बट क्या वो खुद पे खुद काम करने लग जाएंगे, नहीं, हमें टीचर चाहिए होंगे। अब मान ले टीचर स्कूल के अंदर नहीं है, तो आप खुद पढ़ के आ जाओगे? तो मैनेजमेंट को, जो बिजनेस का ऑनर है, जो स्कूल का मालिक है, उनको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल्स को वहां रखना पड़ेगा। उन्हें अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, उन्हें ड्राइवर रखने पड़ेंगे, उन्हें टीचर्स रखने पड़ेंगे जो अपनी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। यदि वो नहीं देंगे तो आप फीस नहीं दोगे स्कूल को, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो वो सारे खर्चे जो रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आप कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल्स की सर्विसेज को ले रहे हो, आपने सीए को रखा हुआ है, आपने किसी मार्केटिंग वालों को रखा हुआ है, आपने टीचर्स को रखा हुआ है, वेल क्वालिफाइड टीचर आपके स्कूल के अंदर है, उनको उनकी सर्विसेज के लिए जो पे कर रहे हैं, वो सारा का सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। और ये विद इन 1 ईयर एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। मतलब जो भी खर्चा करा जाएगा वो 1 साल के लिए होगा, और 1 साल के अंदर उसकी जो यूटिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो वो सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एक्सपेंडिचर को 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप कि ये टर्म्स हैं, इनको आपको रिवाइज करना होगा, बार बार आपको वीडियो को पॉज करके देखना पड़ेगा, तभी आपके जाके दिमाग में समझ में आएंगे। समटाइम जो बुक की जो एक लैंग्वेज होती है वो काफी डिफिकल्ट लगती है, समझ में नहीं आता है, पर यदि हम एग्जाम्पल की मदद से इनको समझते हैं तो ये चीजें फिर आसानी से हमें समझ में आ जाती है। थैंक यू सो मच।